सो हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द कंप्लीट इंग्लिश। आज की क्लास में हम प्रीपोजिशन को बिल्कुल क्लियर, सिंपल और एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच से समझेंगे। प्रीपोजिशन उन टॉपिक में से है जहां स्टूडेंट्स सबसे ज़्यादा मिस्टेक करते हैं, माइनर मिस्टेक्स होती है वो, बिकॉज हम कंफ्यूज हो जाते हैं, सेम सेम सा लगता है तो वही हमारे मार्क्स लूज हो जाते हैं। तो आज के क्लास में सारे कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर होने वाले हैं। ये वीडियो आपके लिए बहुत गेम चेंजर हो सकती है, बिकॉज प्रीपोजिशन अगर वीक है ना, प्रीपोजिशन इज लाइक अ बैकबोन ऑफ इंग्लिश। अगर प्रीपोजिशन वीक है तो कंप्रीहेंशन में भी गड़बड़ करके आओगे। मेरे साथ आपने पीवाईक्यू सीरीज की थी तो पता होगा उसमें कितने ज़्यादा प्रीपोजिशन डाउट थे, और डीएसएसबी के पेपर सॉल्व किए थे उनमें भी भर भर के क्वेश्चंस थे। सो आज हम इस टॉपिक को बहुत अच्छे से समझने वाले हैं। सबसे पहले ब्रेक डाउन करो। प्रीपोजिशन, प्री होता है पहले, एंड प्रीपोजिशन में पोजिशन होता है लाइक प्लेस, कहाँ आएगा ये, रिलेशन बताता है किसका। प्रीपोजिशन इज अबाउट रिलेशन। ऐसे नहीं समझ में आएगा, अभी हम एग्जांपल से समझते हैं। सो जब आप मम्मी को बोलते हो, मम्मी कॉल करके पूछती है कि बच्चे कहाँ हैं, तो आप क्या बोलते हो कि मम्मी मैं बाहर हूँ, घर के बाहर हूँ, घर के बाहर हूँ। फिर आप पूछते हो मम्मी आपने मेरा लंच का रखा, मम्मी बताते कि लंच आपके बैग में है। कहाँ पर है? बैग में है। तो एक के बाहर हूँ, घर के अंदर हूँ, बैग में लंच है, छत के ऊपर हूँ, के ऊपर, ये सब क्या है? आप क्या बता रहे हो? ये सब, ये आप जगह बता रहे हो। क्या बता रहे हो? जगह का रिलेशन बता रहे हो, है ना। सो इंग्लिश में भी जब किसी चीज का प्लेस, टाइम, डायरेक्शन, रीजन, पोजीशन ये सब बतानी होती है तो उसके लिए हम यूज करते हैं प्रीपोजिशन। एक एग्जांपल लिख के दिखाती हूँ मैं आपको। द कैट इज द टेबल। अब मुझे ये बताओ, द कैट इज द टेबल, कुछ मिसिंग लग रहा है? कुछ को तो ये भी सूट करके होगा कि हाँ ठीक तो है। द कैट इज द टेबल, कैट कैट टेबल है नहीं ना, मतलब यानी कि कुछ ना कुछ तो हमें लगा कि मैम कुछ तो मिसिंग है इसमें, कुछ तो और आना चाहिए। तो क्या आना चाहिए? द कैट इज ऑन द टेबल। अंडर द टेबल भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है सिचुएशन पे, कॉन्टेक्स्ट पे, ऑप्शंस पे। ठीक है, तो द कैट इज ऑन द टेबल, अंडर द टेबल, ये सब क्या है? देखो, ऑन, अंडर क्या है? प्लेस हो गया ना, प्लेस जगह का रिलेशन हो गया, इससे ही मीनिंग चेंज हो रहा है। तो मीनिंग के हिसाब से प्रीपोजिशन आती है अलग अलग, और इस सेशन में हम वही सब सीखने वाले हैं कि कहाँ पे, किस कॉन्टेक्स्ट में कौन सी प्रीपोजिशन यूज की जाएगी। यानी कि इंग्लिश में रिलेशन बताए बिना तो मीनिंग ही गड़बड़ा जाता है। अब अगर मैं यहाँ पे प्रीपोजिशन ना लगाऊं, कोई रिलेशन ना बनाऊं, द कैट इज द टेबल, मीनिंग ही गड़बड़ हो गया ना बिल्कुल ही। रिलेशन बताने का काम कौन करता है? दैट इज प्रीपोजिशन। देखो, अभी मान लो ये एक रूम है, ठीक है। अब कोई इंसान है, वो यहाँ पे है, तो वो कहाँ है? रूम के अंदर है। हिंदी और इंग्लिश में ज़्यादा फर्क नहीं है। अब हिंदी में बस ये है, हम यूज टू हो चुके हैं, हमारे लिए वो चीज़ सीखने लायक नहीं है, वो नेचुरल है। और इंग्लिश में हम ये सब सीख रहे होते हैं, बाकी कुछ नहीं है। अब जैसे रूम के अंदर को बोल देते हैं भाई इन, ठीक है। के बाहर, आउटसाइड, ये आउटसाइड है। एंड मान लो यहाँ पे एक डोर है, रूम का डोर बना देते हैं, और कोई डोर पे खड़ा है तो एक पॉइंट हो गया ना, एट द डोर। अब आपको कंफ्यूजन होगी कि कहीं तो आउटसाइड, कहीं इन, कहीं एट, क्यों चेंज हुए ये सारी प्रीपोजिशन? बिकॉज इंसान की जगह भी तो बदल रही है, तो जगह का रिलेशन ही प्रीपोजिशन बताता है। और प्रीपोजिशन चेंज किस वजह से होती है? जगह चेंज होने की वजह से होती है। तो हमें ये पढ़ना है कि किस जगह कौन सी प्रीपोजिशन आएगी। क्लियर? चलिए, सबसे पहले सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ट्रायो अपनी नोटबुक में लिख लो, इन, ऑन, एट, मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट। या यूँ कहूँ, डीएसएसबी के तो जितने भी एग्जाम्स हैं ना, आपके इन्हीं तीनों में सिमटे हुए हैं। मतलब एग्जामिनर ज़्यादा डेप्थ में पूछ ही नहीं रहा है, इनसे बाहर जा ही नहीं रहा है, तो इनको बहुत अच्छे से करेंगे, डिटेल में करेंगे। सबसे पहली चीज़, एक इनकी बात कर लेते हैं। किसी चीज़ में, किसी चीज़ के अंदर, ये एक एरिया या फिर बाउंड्री, इसको जो भी समझना है आप इसको एरिया भी बोल सकते हो, एंड यू कैन से इट बाउंड्री। एरिया या बाउंड्री के एनक्लोज्ड होती है कोई चीज़, एनक्लोज मतलब के अंदर होती है कोई चीज़, और स्टेशनरी होती है। ऐसा नहीं कि मूवमेंट में, मूवमेंट के लिए हम आगे पढ़ेंगे क्या यूज़ करते हैं। जस्ट ये कि कोई रूम में है, ठीक है, तो उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे? इन।
और ऑन होता है किसी सरफेस पे टच होना, सरफेस टच। फॉर एग्जाम्पल ये एक, क्या बना रही हूँ मैं, मान लो ये टेबल है और इस पे एक बुक रखी हुई है, ये लो। सो द बुक इज ऑन द टेबल। मैंने एट द टेबल क्यों नहीं बोला, इन द टेबल क्यों नहीं बोला, क्योंकि एरिया थोड़ी ना इनक्लोज्ड किया है इसने, ये तो इधर से भी खाली इधर से भी खाली सब जगह से है ना एरिया, इनक्लोज शेप नहीं है इसकी, तो इन तो ऐसे ही कट हो गया। अब ऑन क्यों लगाया, बिकॉज ये देखो बुक टच हो रही है ना, बुक हवा में तो नहीं है, बुक हवा में तो नहीं है जो हम अबव लगाएंगे, ऑन लगाएंगे, बिकॉज सरफेस को टच किया जा रहा है। यहाँ पे बुक टच कर रही है किसको, टेबल को, तो जब सरफेस टच होता है वहां पे हम ऑन लगाते हैं। और एट इज जस्ट अ पॉइंट, एट इज जस्ट अ पॉइंट। फॉर एग्जाम्पल आपने मुझसे पूछा कि मैम आप कहाँ मिलोगे, तो मैंने बता दिया कि भाई मैं यहाँ मिलूंगी आपको, एट रेलवे स्टेशन, मेट्रो स्टेशन, जो भी है, मतलब एक पर्टिकुलर पॉइंट पे मैं आपको वहाँ गेट पे मिलूंगी, एट द गेट, इस टाइप से। आया समझ में, इन, ऑन, एट में। सो क्या समझ में आया आपको कि इन यूज होता है एरिया एनक्लोज्ड में, ठीक है, और ऑन यूज होता है सरफेस टच में, और एट यूज होता है एज अ पॉइंट, एज अ पॉइंट। अब इसमें एक कंफ्यूजन और रह जाती है, ये वाली। अब देखो एक सेकेंड, अब यहाँ पे ये वाली जो चेयर है इसमें तो इन लगा दिया, और ये वाली जो चेयर है इसमें ऑन लगा दिया, ऐसा क्यों हो रहा है? बाय द वे ये जो होते हैं ना, ये, इनको क्या बोलते हैं पता है किसी को? इनको बोलते हैं आर्म रेस्ट्स, ठीक है। तो इनकी वजह से जो शेप है चेयर की वो इनक्लोज्ड हो गई, क्या कर दिया, इनक्लोज्ड कर दी इस शेप ने, बाउंड्री बना ली, एक एरिया कवर कर लिया, एरिया बना लिया। और एरिया, बाउंड्री, इनक्लोज शेप के लिए क्या यूज होता है, इन। और यहाँ देखो, यहाँ अगर कोई इंसान अब बैठेगा तो वो सरफेस पे बैठ रहा है, ये एक सरफेस है, यहाँ से शेप ओपन है, कोई इनक्लोज्ड नहीं है जो आप इन लगाओगे। तो ये डिफरेंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। जैसे चेयर का है ऐसे ही बेड के साथ होता है। अब यहाँ पे देख लो, ये क्या होते हैं, इसको बोलते हैं हम हेडबोर्ड, ठीक है, क्या बोलते हैं, हेडबोर्ड। और ये जो नीचे के होते हैं ना, मतलब बैक साइड के, इनको बोलते हैं फुटबोर्ड। तो जिस बेड में हेडबोर्ड और फुटबोर्ड होते हैं ना, यानी कि इनको एक बाउंड्री मिल गई, इनको एक एरिया मिल गया इनक्लोज करने का, इसीलिए इनके साथ में एन आएगा। और अब ये देखो, यहाँ पे अगर कोई लेटा है तो ये एक सरफेस को टच ही तो हो रहा है बस, वो यहाँ से ओपन, यहाँ से ओपन, यहाँ से ओपन, सब जगह से ओपन है, एनक्लोज है ही नहीं ये। तो इस सिनेरियो में क्या आ जाएगा, ऑन आ जाएगा, ओपन में, ओपन सरफेस में, बस वहाँ पे टच होना चाहिए, ठीक है। आई होप अब आपको ये डिफरेंस बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा, ये एग्जाम में बहुत अच्छे से पूछा जाता है। देखो चलो मैं ही पूछ लेती हूँ। अब बताओ, आई एम सिटिंग डैश द चेयर, ऑन द चेयर लगाऊं या इन द चेयर लगाऊं? चेयर के क्या है, आर्म रेस्ट है, आर्म रेस्ट है तो क्या जाएगा, इन द चेयर, क्योंकि इन्होंने क्या कर दिया, इसको एक बाउंड्री और एरिया में इनक्लोज्ड कर दिया। क्लियर है? चलिए, आई कैन सी द बॉक्स, जो टेबल है, टेबल के सरफेस को टच कर रहा है कौन, बॉक्स, सो टच सरफेस में ऑन आ जाएगा। मीट मी डैश माई डेस्क, डेस्क पे मिलना मुझे, एक पॉइंट बता दिया उन्होंने, मीटिंग पॉइंट एट माई डेस्क। आई होप इतना समझ में आया होगा सभी को, क्लियर है? अब हम बात करते हैं कि अच्छा मैम, एक तो हमने एट समझ लिया, फिर ऑन समझ लिया, इन समझ लिया, तो इनमें से बड़ा कौन सा है? अगर हम एक्यूरेसी लेवल पे बात करें, लेवल ऑफ एक्यूरेसी, एक्यूरेसी लेवल ये कहता है कि सबसे बड़ा इन है, फिर ऑन है, और फिर एट है। क्लियर है? आया समझ में? इसको और अच्छे से हम समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये साइन उल्टा लगा दिया, इट्स ओके, चलो फोकस यहाँ पे रखो। जैसे कि दिल्ली है, दिल्ली के अंदर क्या है, एक मुखर्जी नगर है, कमला नगर, चलो कमला नगर ले लेते हैं, ठीक है। अब बात होती है कि मैम आप कहाँ रहते हो, एंड फॉर एग्जाम्पल मैं कह रही हूँ कि आई लिव एट कमला नगर इन
न्यू दिल्ली। मैंने कमला नगर के साथ एट क्यों लगाया और न्यू दिल्ली के साथ इन क्यों लगाया? बिकॉज ये मान लो पूरी दिल्ली है और इसके अंदर एक छोटी सी जगह है कमला नगर। क्लियर? यानी कि ये इनक्लोज्ड कर रहा है। जो बड़ा होता है, सबसे बड़ा इन है, तो बिग के साथ हम इन लगाते हैं। ये कन्फ्यूजन जनरली इन और एट की ही होती है, तो मैं इसको एक अलग से लिख देती हूँ यहाँ पे। इन और एट, इन लगता है किसके साथ? बिग, और एट लगता है स्मॉल। बस इतना सा ध्यान रखना कि ये स्मॉल के साथ और ये बिग के साथ। अब अच्छा, लेकिन इसको ना रटना मत कि भाई अच्छा कि दिल्ली के साथ तो हमेशा इन ही लगेगा, ऐसा कुछ नहीं है। अब मैं अगर केस थोड़ा सा चेंज कर दूँ कि आई लिव एट दिल्ली इन इंडिया। जनरली हम इंडियन से आपस में पूछते हैं तो हम इस तरीके से मेंशन नहीं करते हैं। अगर आप दूसरी कंट्रीज में जा रहे हो तो आपको इस तरीके से मेंशन करना पड़ता है, ठीक है? इन इंडिया। अब देखो ये पूरा इंडिया था, वेन डायग्राम बन रहा है। ये इंडिया था और ये दिल्ली और ये कमला नगर। ध्यान से समझना इस एक्यूरेसी लेवल को, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन गड़बड़ कर देते हो आप, ठीक है? पहले मैंने कमला नगर के साथ एट लगाया बिकॉज कंपैरिजन था दिल्ली और कमला नगर का। तो दिल्ली बड़ी है तो दिल्ली के साथ में हमने एन लगा दिया, ओ सॉरी इन लगा दिया, और कमला नगर के साथ एट लगा दिया। ओके, अब देखो, अब कंपैरिजन हो रहा है दिल्ली और इंडिया का, कौन सा बड़ा है? इंडिया बड़ी है। इंडिया के अंदर एक जगह है, एक सिटी है, एक स्टेट है, क्या है? दिल्ली। ओके, सो इंडिया बड़ी है तो इंडिया के साथ में आ जाएगा इन दिल्ली। अब दिल्ली के साथ एट लग गया, इसलिए बोल रही थी कि रटना मत कि भाई दिल्ली के साथ इन ही मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। बस स्मॉल और बिग का कॉन्सेप्ट समझाना था, जो मैंने आपको भी समझा दिया है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। और इसी कॉन्टेक्स्ट से हम आगे बढ़ते हैं, टाइम के लेवल पे बात करते हैं। ये जो हमने लेवल ऑफ एक्यूरेसी समझा, इससे आपको एक चीज़ तो क्लियर हो गई होगी कि हाँ इन बड़ा है, हमने एग्जांपल्स भी देख लिए। फिर एट है और फिर आपका सॉरी एट, फिर ऑन और फिर इन। अब टाइम के कॉन्टेक्स्ट में ये ऐसे हेल्पफुल है। सबसे छोटा क्या होता है? सबसे छोटा टाइम होता है लाइक कितने बजे है? 4 PM, 5 PM, ये टाइम है, ठीक है? अब ये 1 घंटे की बात हो रही है, मतलब पर्टिकुलर एक टाइम की बात हो रही है। एक दिन में 24 घंटे होते हैं, 1 घंटे मिला के क्या बनता है? एक दिन, 1 डे। और वे सारे दिन मिला के क्या बनता है? एक वीक। और वे सारे वीक मिला के क्या बनता है? एक मंथ। मंथ्स मिला के क्या बनता है? एक ईयर। ईयर्स मिला के 10 ईयर्स मिला के डिकेड। और ऐसे ही 100 ईयर्स मिला के आपके सेंचुरी। समझना पॉइंट क्या है। अब आपको एक चीज़ अच्छे से बताई गई थी क्या? कि सबसे छोटा होता है एट, उससे बड़ा क्या होता है? ऑन, उससे बड़ा क्या होता है? इन। ये सबसे बड़ा है। तो भाई एट सबसे छोटा है तो टाइम सबसे छोटा होता है जनरली। इस टाइम क्रोनोलॉजिकल जर्नी में सबसे छोटा क्या टाइम है? तो टाइम के साथ में लगता है एट 4 PM, एट 5 PM। और सारा टाइम जुड़ करके 24 घंटे जुड़ करके एक दिन बनाते हैं। तो दिन के साथ में दिन एट से थोड़ा सा आगे लेवल बढ़ा लो अपना, ये भी बढ़ रहा है तो ऑन आ जाएगा, लाइक ऑन मंडे। क्लियर है? अब ऐसे संडे मंडे जुड़ के 7 डेज हो जाते हैं, तो इस वीक के लिए हम क्या लगाते हैं? इन अ वीक, इन। अब एक बात बताओ, 3 ही तो चीजें थी, एट, ऑन, इन। अब इनसे बड़ा क्या करोगे? ठीक है, वीक से बड़ा मंथ होता है, मंथ से बड़ा ईयर होता है, लेकिन इन तो आपकी लास्ट स्टेज है ना बड़े बिग की, इससे बड़ा तो है ही नहीं कोई। तो हम इन सब के साथ इन लगा देते हैं। आया कॉन्सेप्ट समझ में? दोबारा बताऊं? चलो दोबारा सुन लो। टाइम सबसे छोटा होता है, टाइम के साथ में हम सबसे छोटा यानी कि एट लगाते हैं, एक पॉइंट ऑफ टाइम। उसके बाद हम उससे बड़ा होता है एक दिन, लाइक कोई भी संडे, मंडे, ट्यूसडे, उसके साथ में हम ऑन लगाएंगे। और फिर सारे दिन मिला करके एक वीक बनाते हैं, वीक बना के मंथ, मंथ से ईयर, ईयर से डिकेड और फिर सेंचुरी। लेकिन इनसे इन जो है इससे बड़ा तो कोई है ही नहीं, इसलिए हम इन सब के साथ में इन लगा देते हैं। अब आई थिंक कोई भी डाउट नहीं होगा, ये आपके रिवीजन पॉइंट के लिए दे रखी है, देख लेना। हाँ जी, अब इस पे आ जाओ, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अच्छा, सैल्यूटेशन क्या होता है? जैसे आपको कोई भी मिलता है, गुड इवनिंग मैम, गुड इवनिंग सर, गुड मॉर्निंग मैम, ऐसे सैल्यूट करते हो ना, सैल्यूटेशन बोलते हैं उसको, ठीक है? वेलकमिंग होता है, डिपार्चर का भी होता है। तो यहाँ पे आपको समझना ये है। अच्छा एक बात बताओ, कोई भी मान लो आपके घर पे गेस्ट आ रहे हैं रात के
10 बजे 10 PM पे नाइट में, और आप ऑलमोस्ट सो चुके थे, ठीक है, लेकिन डोरबेल बजी, फिर उठ के गए, ठीक है, चाय पानी भी दिया और बैठे उनके साथ में, तो सैल्यूट कैसे करोगे? सैल्यूटेशन क्या दोगे उन्हें? जब वो आएँगे उसको कैसे ग्रीट करोगे? क्या रात के 10 बजे आए हैं तो आप उनको गुड नाइट बोल दोगे? नहीं होता ना, ये तो नॉर्मल बिहेवियर बातें हैं। आप कोई भी आपके घर में गेस्ट आता होगा, नाइट में कभी आया हो, तो आपने गुड इवनिंग ही विश किया होगा, है ना? गुड इवनिंग। इवन इफ 11:30 पे आ रहा है, 11:55 पे आ रहा है, हम गुड इवनिंग ही तो बोलेंगे ना। अनलेस अंटिल आप सोने नहीं जा रहे हो, अगर आप सोने जा रहे हो, उसको बाय बाय टाटा बाय बाय बोल रहे हो ना, तो आप गुड नाइट बोल सकते हो। दैट मीन्स वेलकम करने के लिए हम गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग का यूज़ करते हैं। एंड जो एक ये जो 12 PM की टर्म होती है, उसमें हम एट लगाते हैं, नून, ठीक है, एट। और नाइट डिपार्चर यानी कि एट नाइट, नाइट के साथ जनरली हम एट यूज़ करते हैं। और गुड नाइट बोलने के लिए मतलब जब आप जा रहे होते हो, बाय बाय टाटा बाय बाय बोल रहे होते हो, तब हम क्या करते हैं? मॉर्निंग इवनिंग का तो समझ में आ गया होगा कि भाई ठीक है, कोई भी आ रहा है, यहाँ पे लिख देती हूँ। वैसे तो बहुत ही बेसिक सी बात है, कोई आ रहा है तो आप मॉर्निंग इवनिंग यूज़ करोगे, कोई जा रहा है तो गुड नाइट यूज़ करोगे, दैट्स इट। चाहे वो आप कभी भी उससे मतलब जा रहे हो, कभी भी जा रहे हो, तब भी। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। डिपार्चर एट नाइट, पॉइंट ऑफ टाइम कैसे मैटर करता है यहाँ पे? द थीफ एंटर्ड द हाउस एट नाइट, द थीफ रोब्ड द हाउस इन द नाइट। अच्छा एक बात बताओ, जब थीफ ने, चोर ने घर में चोरी करने के लिए एंटर किया, एक पर्टिकुलर टाइम पर ही तो किया होगा ना, एक लॉन्ग टाइम तो नहीं लिया होगा कि भाई वो एंटर कर रहा है, उसने अपना राइट पैर रखा, फिर लेफ्ट पैर रखा, स्लो मोशन में, ऐसे फिल्मी सीन थोड़ी ना क्रिएट करना है। इसमें साफ साफ क्लियरली बोला गया है कि एंटर द हाउस, एंट्री पॉइंट, तो ये एक हो गया पॉइंट ऑफ टाइम। पॉइंट ऑफ टाइम के लिए हम क्या लगाते हैं? एट। लेकिन द थीफ रोब्ड द हाउस इन द नाइट, चोर ने चोरी की रात में, एक लॉन्ग टाइम तो लिया होगा ना भाई, चोरी करने में टाइम तो लगता है अप्रोक्स, भाई मुझे तो क्या आइडिया है, पर 20 से 25 मिनट जितना भी होता है उन्होंने लगाया होगा आराम से। तो ये कोई पर्टिकुलर टाइम नहीं है, तो एक लॉन्ग ड्यूरेशन हो गया। लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए हम क्या लगाएंगे? इन द नाइट। क्लियर हो गया? ओके। अब ये समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लास्ट संडे, येस्टरडे, अपकमिंग संडे, कमिंग सैटरडे, नेक्स्ट सैटरडे, ये सब जितने भी वर्ड्स हैं, इनके साथ में नो प्रेपोजिशन। ध्यान रखना इस चीज़ को, ठीक है? कोई भी प्रेपोजिशन नहीं आती इनके साथ में। सो अब हमारा एक छोटा सा टॉपिक तो क्लियर हुआ, इन, ऑन, एट, इसका कोई भी कॉन्सेप्ट अब नहीं बचता है। अब हम बात कर लेते हैं इन, इनटू, इनसाइड की। इन, इनटू, इनसाइड। अच्छा, इनटू क्या होता है? कन्वर्ट इनटू, ये वर्ड तो सुना होगा ना, कन्वर्ट इनटू, कितनी बार सुनी है स्टेटमेंट? सो कन्वर्ट मीन्स चेंज। कन्वर्ट मीन्स चेंज। क्या चेंज? कोई भी स्टेट चेंज, यहाँ से वहाँ हो जाना, ठीक है, चेंज हो रहा है कुछ ना कुछ, चाहे उसकी स्टेट चेंज हो रही है या फिर मोशन में होती है चीज़ें, ठीक है, इधर से उधर, ठीक है। फिर ये इनसाइड क्या होता है? इनसाइड जनरली होता है कोई चीज़ बाहर थी, ठीक है, बाहर से अंदर की तरफ आ रही है, वो मूवमेंट तो इसमें भी है, लेकिन वो बाहर से अंदर की तरफ आ रही है, चेंज ऑफ स्टेट नहीं है, जस्ट मूवमेंट है। और इन आपका बताया था मैंने ऑलरेडी, बाउंड्री है, एनक्लोज शेप है, एरिया है, तो वो ऑलरेडी अंदर है, ऑलरेडी अंदर है, ठीक है। ओके, इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं। यहाँ देखो, शी जम्प्ड इनटू द वेल, ये कुएं में कूदी, यहाँ थी, इस जगह से यहाँ आ गई, चेंज हो गया, चेंज हो गया ना, प्लेस का चेंज हो गया। ओके, सो इसमें आ जाएगा इनटू। ही केम इनसाइड द क्लास, वो क्लास के अंदर। अब क्लास के अंदर बाहर से ही तो आएगा ना, बाहर से अंदर आना, बाहर से अंदर आना, अब ये भी थ्योरी में बताया क्या हो जाता है? इनसाइड। आई एम इन द क्लास, अब मैं ऑलरेडी क्लास में हूँ, आपको पढ़ा रही हूँ, तो मैं क्लास के अंदर हूँ ना, इन द क्लास हूँ मैं, बाहर से अंदर नहीं आ रही हूँ, कोई मेरा चेंज नहीं हो रहा है, दैट्स वाई इसमें क्या आ जाएगा?
इन आ जाएगा। इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, ये बहुत ईजी चीज़ है। देखो, वाटर कन्वर्ट्स डैश आइस, पानी की बर्फ बन गई, क्या हो रहा है, स्टेट चेंज हो रहा है ना, चेंज के लिए हम क्या लगाते हैं, इनटू, कन्वर्ट्स इनटू। दे एंटर्ड द होल, अब इसमें बताओ क्या आएगा, दे एंटर्ड द होल, एंटर्ड के साथ इनटू आता है, बिल्कुल नहीं आता है। आपने सुना होगा ना, सुपरफ्लोस हो जाता है। एंटर का मतलब ही होता है कि एंट्री लेना, यानी कि इसी के अंदर इनटू है, किसी चीज़ के अंदर एंट्री लेना, होल में एंट्री ले रहे हो तो इसके लिए एंटर यूज हुआ है, तो हम इसमें इनटू नहीं लगाएंगे, ओके मान लिया, लेकिन यहाँ इनटू आएगा। आप फिर कंफ्यूज हो रहे हो कि मैम अभी तो आपने बोला कि एंटर तो हमेशा सिंगल रहता है, इसके साथ तो इनटू नहीं आता, फिर आपने इनटू क्यों लगा दिया। देखो, एंटर्ड इनटू एन एग्रीमेंट, एग्रीमेंट के अंदर एंटर्ड इनटू का मतलब है सिग्नेचर करना, यानी कि रजिस्ट्री वगैरह के लिए जो चीज़ होती है, एंटर इनटू, ये एक फ्रेजल वर्ब है। क्या है ये, एक फ्रेजल वर्ब है। इसका मतलब है किसी चीज़ के अंदर एंट्री होना, ठीक है, और इसका मतलब है किसी चीज़ से एग्री होना, सहमत दिखाना, ठीक है। एंटर्ड इनटू एन एग्रीमेंट, यानी कि उस चीज़ में आप एग्री हो चुके हो, सिग्नेचर कर चुके हो। क्लियर है? ओके, सो अब हम अगली प्रीपोजिशन देखते हैं, विद और बाय। विद और बाय, विद के ना दो मतलब होते हैं, एक तो होता है किसी इंसान के साथ और एक होता है के द्वारा। कोई काम किसी के द्वारा किया जाता है तब भी विद यूज होता है, और विद यानी कि के साथ, किसी इंसान के साथ, किसी चीज़ के साथ होते हैं तो भी विद का यूज किया जाता है। और बाय का मतलब होता है के द्वारा। तो भाई बाय का मतलब भी के द्वारा और विद का मतलब भी के द्वारा, तो सबसे पहले एक्साइटमेंट ये रहेगी ना कि मैम ये क्लियर करो, इसका के द्वारा हम किसके साथ लगाएंगे और इसका के द्वारा हम किसके साथ लगाएंगे। के साथ को तो हम बाद में देख लेंगे, ठीक है। चलो पहले इसको समझ लेते हैं। देखो, जो विद है के द्वारा, जिसका मतलब है वो नॉन लिविंग थिंग के साथ लगता है, ध्यान से समझना। जिसको नहीं पता वो नोट डाउन भी कर सकता है, और जिसको पता है वो आराम से सुन लो, ठीक है। नॉन लिविंग क्या, एज अ सोर्स, एज अ सोर्स, उसमें हम लगाते हैं विद। फॉर एग्जाम्पल कि मैं पेन से लिख रही हूँ, अभी मैं आपको पढ़ा रही हूँ, मैं किससे लिख रही हूँ, पेन से, विद पेन। बाय पेन इसलिए नहीं लगाया बिकॉज बाय लिविंग थिंग के साथ आता है। बाय किसके साथ आता है, लिविंग थिंग्स के साथ में, लिविंग सोर्स के साथ में। अब पेन एक सोर्स है, ठीक है, लेकिन नॉन लिविंग है तो उसके साथ में मैंने क्या लगा दिया, विद, पेन के द्वारा लिखा जा रहा है, ठीक है। और अब बात करते हैं, जैसे कि एक एग्जाम्पल है, सीता इज मैरिड राम, ऐसे लिख। अब बताओ यहाँ क्या आएगा, मैरिड के साथ मन करता है कि लगा दे विद, लगा दे बाय, लगा दे, अच्छा विद क्या, सीता की राम से शादी हो रही है, राम के साथ ऐसे बैठे नहीं हुए कि चलो बैठे तो शादी कर लेते हैं, ऐसा कुछ नहीं है इनका पॉइंट ऑफ व्यू। तो मैरिड एक ट्रांजिटिव वर्ब है, इसके साथ में पहली बात तो कोई प्रेपोजिशन आती नहीं है, लेकिन जब आप इसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते हो, जब इसका पैसिव वॉइस बनाया जाता है तो हम क्या लगा देते हैं, टू लगा देते हैं, बाय या विद नहीं आता है इसके साथ में, इस चीज़ का ध्यान रखना। और वैसे राम मैरिड सीता होता है, आई मीन प्रेपोजिशन नहीं आती, लेकिन वो एक्टिव वॉइस में होता है, एक्टिव वॉइस में नो प्रेपोजिशन, और पैसिव वॉइस में टू लग के आएगी, ठीक है। ओके, अब इसमें भी कुछ एक्सेप्शंस होते हैं भाई। एक्सेप्शन बहुत फेमस है, आप सभी ने सुना होगा, पूछते भी हैं हम, व्हाट्स द टाइम बाय और वॉच, सुना है सभी ने। तो अभी तो हमने बाय का मतलब बताया कि भाई लिविंग थिंग्स के साथ यूज होता है। सो वॉच क्या है, वॉच एक नॉन लिविंग थिंग है, नॉन लिविंग थिंग है ना, तो फिर इसके साथ में हमने विद क्यों नहीं लगाया, विद योर वॉच, बाय वॉच क्यों लगाया, बिकॉज हमने रेफरेंस पूछा है भाई, ठीक है, कि आपकी वॉच के हिसाब से कितना टाइम हुआ ये बता दो। हम जब रेफरेंस लेते हैं, यानी कि रेफरेंस का मतलब क्या होता है, अकॉर्डिंग टू यू, अकॉर्डिंग टू योर इक्विपमेंट, योर थिंग्स, जो कुछ भी है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग बताओ, ठीक है। बाय योर मैप, मैप के हिसाब से भाई ये सिटी अभी 2 किलोमीटर दूर है, ठीक है, तो बाय लगा दिया। सो बाय ठीक है, लिविंग थिंग्स के लिए यूज होता है, बट एक एक्सेप्शन यही था कि नॉन लिविंग जो वॉच है उसके सिनेरियो में भी हम यूज करते हैं, बिकॉज वहां पे रेफरेंस पूछा जाता है, ठीक है। और एक और सेंटेंस होता है, जैसे वी वॉक ऑन फुट, ठीक है। सो इसमें देखो, ऑन क्यों लगाया, बाय फुट क्यों नहीं आया, बिकॉज वी ट्रेवल बाय बस, कार, ट्रेन,
मेट्रो, जितने भी सबके साथ में हम बाय यूज़ करते हैं के द्वारा, ठीक है, इनसे। लेकिन इसके साथ में हम ऑन इसलिए लगाते हैं बिकॉज़ फुट जो है वो एक बॉडी फिज़िकल बॉडी मूवमेंट है। फिज़िकल बॉडी मूवमेंट, ये कोई व्हीकल नहीं है, इसीलिए इसके साथ में ऑन आता है। और यहाँ भी मिसकंसेप्शन, इसको कंपेयर कर देते हैं बच्चे व्हीकल के साथ में, कि जब हम कार से ट्रैवल करते हैं तो हम बाय लगाते हैं, तो यहाँ भी वही आएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है। तो ये मिस्टेक भी अवॉइड करना, ठीक है। और बाकी ये ना एक फिक्स्ड प्रीपोजिशन भी है। बाकी फिक्स्ड प्रीपोजिशन हम अगले पार्ट में करेंगे, इसमें हम सिर्फ प्रीपोजिशन कर रहे हैं, आगे समझेंगे उनको। चलो, अब ये इसके एग्जांपल्स है। आई हिट हिम विद अ स्टिक, ठीक है, स्टिक से मैंने उसको हिट किया। वी राइट विद अ पेन, अब स्टिक और पेन क्या है, दोनों नॉन लिविंग थिंग है। नॉन लिविंग थिंग के साथ में क्या बताया मैंने, विद आएगा, ना कि बाय। बाय किसके साथ में आएगा, रवि। रवि क्या है, एक लिविंग थिंग है, एक इंसान का नाम है, तो इसके साथ में बाय आएगा। इसके साथ में कुछ नहीं आएगा, मैरिड एक ट्रांजिटिव वर्ब है। अब बात आ जाती है टाइम के कॉन्टेक्स्ट में कि अच्छा, आई विल कम बाय 5 PM या फिर एट 5 PM का क्या मतलब है। अगर मैं बोलती हूँ ना आई विल कम एट 5 PM, सो इसका मतलब हो जाता है मैं श्योर हूँ, मैं श्योरिटी दे रही हूँ, एकदम शार्प 5, ना इससे पहले ना इससे लेट, एकदम 5 बजे एकदम मिलूंगी, ठीक है। लेकिन अगर मैं बोलती हूँ कि आई विल, एंड जनरली इसलिए बाई बोलते हैं लोग, आई विल कम बाय 5 PM, इसका मतलब है कि भाई मैं तुम्हें 3:30 भी मिल सकती हूँ, 4 बजे भी मिल सकती हूँ, 4:30 भी मिल सकती हूँ, 5 से थोड़ा सा ज़्यादा भी हो सकता है, 5:15 तक भी मिल सकती हूँ। दैट मीन्स ये आपने उसको एक आइडिया दे दिया। नहीं, 5:15 नहीं हो सकता एक्चुअली। आई विल कम बाय 5 PM, यानी कि 5 बजे के आसपास। इसमें एक्सीड नहीं होता है, प्रिसीड होता है कि भाई 4:55 पे आ गई, तो अब ये थोड़ी ना कहोगे कि तुमने तो 5 बजे बोला था, मैंने बोला बाय 5 PM, तो इससे थोड़ा सा पहले मैं आ सकती हूँ, ठीक है, 5 बजे तक। बाय में सेंस क्या जाएगी, 5 बजे तक। और इसमें क्या क्या सेंस जाएगी, एकदम 5 बजे ही, एग्जैक्ट। ये क्या है आपका एग्जैक्ट टाइम है। तो मीनिंग ऐसे चेंज हो जाते हैं प्रीपोजिशन से, पूरा ही मतलब बदल जाता है, ठीक है। इसमें तो लड़ाई भी हो सकती है भाई, अगर मीनिंग ना समझ आया हो तो। ओके, अब यहाँ पे हम छोटा सा कॉन्सेप्ट और देखेंगे, दैट इज फ्रॉम और ऑन। आई विल गिव द एग्जाम्स डैश फ्राइडे, फ्राइडे से एग्जाम्स देने वाला हूँ मैं, ठीक है। आई विल स्टार्ट गिविंग द एग्जाम्स डैश फ्राइडे, क्या एग्जाम्स फ्राइडे को स्टार्ट होने वाले हैं। अब इसमें क्या अंतर है, दोनों सेंटेंस में अंतर देखो, ध्यान से विजुअलाइज करो कि किस चीज से अंतर आ रहा है इन दोनों में। सिर्फ एक वर्ड स्टार्ट, सिर्फ एक स्टार्ट वर्ड का अंतर है। आई विल स्टार्ट गिविंग एग्जाम्स ऑन फ्राइडे, आई विल गिव द एग्जाम्स फ्रॉम फ्राइडे। ऐसा क्यों किया, बिकॉज एग्जाम्स आया, यानी कि एक एग्जाम्स नहीं दे रहा, वो बहुत सारे एग्जाम्स देगा। मान लो उसके 4 एग्जाम्स हैं और वो फ्राइडे से देना स्टार्ट करेगा, इसका मतलब ये होता है कि वो फ्राइडे को एग्जाम देगा, फिर सैटरडे को देगा, फिर चलो संडे की गैप है, मंडे को देगा, ट्यूसडे को देगा, इसका ये मतलब होता है। आई विल स्टार्ट गिविंग द एग्जाम्स ऑन फ्राइडे, हाँ ठीक है, यहाँ भी एग्जाम्स है, लेकिन वो स्टार्ट तो एक ही दिन करेगा ना भाई एग्जाम देने हैं, इसमें स्टार्ट वर्ड आ गया। अब रोज रोज स्टार्ट करेगा, वो फ्राइडे को एग्जाम देना स्टार्ट करेगा, वो सैटरडे को नहीं ना, वो तो कंटिन्यूटी रहेगी उनकी, कि आज इसका एग्जाम है, स्टार्ट तो उसका फ्राइडे को ही हो गया था। दैट्स वाई जब स्टार्ट वर्ड दिख जाता है तब हम ऑन यूज करते हैं, और अगर स्टार्ट वर्ड नहीं है तो हम फ्रॉम यूज करते हैं। क्लियर हो गया ये कॉन्सेप्ट भी। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब हम करेंगे बिटवीन और अमंग में अंतर। बिटवीन और अमंग, देखो बिटवीन 2 एंटिटीज के लिए यूज किया जाता है और अमंग 2 से ज्यादा के लिए यूज किया जाता है। बिटवीन का एग्जांपल है देयर वॉज अ मैच प्लेड बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, ठीक है। तो इंडिया और पाकिस्तान 2 एंटिटीज हैं, इनके बीच में एक मैच खेला जा रहा है, तो क्या आ जाएगा, मैच खेला गया था तो बिटवीन आ जाएगा। अब मैंने आप सभी के बच्चों में मिठाइयाँ बांट दी, ठीक है, स्वीट्स। तो द टीचर डिस्ट्रीब्यूट स्वीट्स अमंग द स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स एक नहीं है, 2 नहीं है, बहुत सारे हैं, बहुत सारे हैं, ठीक है। तो उसमें मैंने अगर स्वीट्स डिस्ट्रीब्यूट किए तो मैं क्या बोलूँगी कि अमंग, अमंग द स्टूडेंट्स। ये पहली चीज़ क्लियर हुई। लेकिन
ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है कि भाई यही 2 एंटिटीज़ के लिए ही बिटवीन आएगा, 2 से ज़्यादा के लिए भी बिटवीन आ सकता है, लेकिन उसके लिए एक एक्सेप्शन है, दैट इज़ म्यूचुअल रिलेशनशिप। अगर उनके बीच में म्यूचुअल रिलेशनशिप है, 3 चीज़ों के बीच में एक जुड़ाव है, एक अलायंस है, तो आ सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, देयर इज़ अ अलायंस बिटवीन द 3 यूरोपियन कंट्रीज़। 3 यूरोपियन कंट्रीज़ के बीच में एक अलायंस है। अगर यहाँ पे अलायंस वर्ड मेंशन नहीं होता ना, तो बिटवीन भी नहीं आता, फिर अमंग आता, अमंग द 3 यूरोपियन कंट्रीज़। वेदर कुछ भी होता, बट अगर अलायंस आ गया ना, इसका मतलब है जुड़ाव, ठीक है? और म्यूचुअल रिलेशनशिप का मतलब भी क्या होता है? जुड़ाव। तो इस सिनेरियो में हम क्या लगाएंगे? बिटवीन लगा सकते हैं। अब आपने एक वर्ड और सुना होगा अमंग की जगह पे, अमंगेस्ट। ये कहाँ यूज़ होता है मैम? तो अमंगेस्ट होता है जब इसके बाद कोई वोवेल दिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अमंगेस्ट अस और अमंग स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स की जगह अगर अस होता तो अमंग की जगह पे अमंगेस्ट हो जाता, और स्टूडेंट्स की जगह पे स्टूडेंट्स के आगे अमंगेस्ट अगर है तो वो एरर में ही काउंट होगा, बिकॉज सिर्फ वोवेल के आगे ही अमंगेस्ट आता है और कॉन्सोनेंट के आगे अमंग आता है। क्लियर है ये कॉन्सेप्ट? चलिए, अब हम एक अच्छा सा कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं बिलो और अंडर का। बहुत बहुत ईजी है, बहुत ज़्यादा सिंपल है। देखो, बिलो का मतलब ये होता है के नीचे, ठीक है? अंडर का मतलब ये होता है के नीचे। फिर अंतर क्या है इनमें? अंतर बहुत ही ज़्यादा ईजी है, सिंपल है। अभी कैट है, कैट टेबल के नीचे है, तो इसके लिए द कैट इज़ बिलो द टेबल तब ठीक होता जब ये टेबल ही नहीं होती, अगर ये कुछ और होता, ठीक है? बिकॉज यहाँ पे ये जो इसका ये टॉप है ना, टेबल के सरफेस ने कवर कर लिया एरिया। क्या कर लिया? कवर कर लिया। तो जब भी कोई भी थिंग हो गई या कुछ भी हो गया, वो अगर किसी चीज़ के नीचे हो और वो चीज़ ऊपर से कवर्ड है, तो हम अंडर का यूज़ करेंगे। लेकिन अगर वो चीज़ अनकवर्ड है, फॉर एग्जाम्पल, शी इज़ वेविंग एट यू फ्रॉम बिलो द स्टेयर्स। आप नीचे खड़े हो, मतलब नीचे से वो आपको हाई कर रही है, वेव कर रही है, ठीक है? अब इसमें कोई कवरिंग तो आई नहीं है कि भाई इनके बीच में कुछ बैरियर है, कवर है, तो जो अंडर लगाए है ना, इसके नीचे तो है ही नहीं वो। सो नेक्स्ट प्रीपोजिशन देखते हैं, दैट इज अक्रॉस और थ्रो। अक्रॉस का मतलब होता है एक जगह से दूसरी जगह जाना, वन प्लेस टू अनदर, वन प्लेस टू अनदर, ठीक है? ही स्वैम अक्रॉस द रिवर, वो इस कॉर्नर से, इस पॉइंट से लेके वो रिवर के इस पॉइंट तक जा रहा है, दूसरे छोर तक जा रहा है। लेकिन थ्रो में ऐसा होता है किसी चीज के जरिए भी होता है, के जरिए, गुजर के, यानी कि कहीं से गुजरना, बोले तो किसी के अंदर से निकलना, ठीक है? जैसे कि पाइप के, मान लो ये एक बहुत बड़ा सा पाइप है, आप पाइप में से निकल के जा रहे हो, तो थ्रो द पाइप। अक्रॉस द पाइप नहीं आएगा। अक्रॉस तो बस ये है कि इस पॉइंट से इस पॉइंट तक आप पहुंच जाओ, ठीक है? वो रिवर के सिनेरियो में यूज किया जाता है। पाइप हो गया, टनल हो गया, ठीक है, गुफा। जैसे द ट्रेन पासिस थ्रू द टनल, अब इसमें वो अंदर से निकल के आ रही है ना, तो अंदर से निकल के आना, जहां ये सेंस आएगी वहां क्या आएगा? थ्रो आएगा। और अक्रॉस क्या हो जाएगा? वन प्लेस टू अनदर प्लेस। क्लियर है? ओके, अब इसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है कि ऑन टू और अपॉन। देखो, द बुक इज़ ऑन द टेबल, बुक जो है टेबल पे है। ये क्लास के स्टार्टिंग में ही बता दिया था कि बुक आराम से रखी हुई है, सरफेस को टच करिए। सरफेस टचिंग के लिए हम क्या लगाते हैं? ऑन लगाते हैं। दूसरी चीज़, ये मोशन में नहीं है, मोशनलेस है, एकदम स्टेबल है, स्टेशनरी है। तो इस केस में स्टेशनरी, स्टेबल, इस केस में हम क्या लगाते हैं? ऑन लगाते हैं। लेकिन द कैट जम्प्ड ऑन टू अपॉन द टेबल, अब इसमें भी आपको दिक्कत रहेगी कि कब ऑन टू लगाएं, कब अपॉन लगाएं। इसमें हमें सिचुएशन क्लियर नहीं, इसलिए मैंने आपको दोनों मेंशन कर दिए। बट सिचुएशन क्या होती है कि फॉर एग्जाम्पल, ही फेल ऑन टू द स्टेयर्स, वो सीढ़ियों से गिर गई। तो सीढ़ियों से जब वो गिरेगी, सीढ़ियों पे टच होती 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 ऐसे गिरेगी ना, तो जब टच होता है सरफेस मोशन में ही, यहाँ टच हो रहा है मोशनलेस, डिफरेंस समझना दोनों में, और यहाँ टच हो रहा है मोशन में, वो सीढ़ियों से गिर रही है। लिख देती हूँ, यहाँ एग्जाम्पल है ना, ताकि क्लियर हो जाए अच्छे से। ही फेल ऑन टू द स्टेयर्स, अब स्टेयर से वो गिर रहा है, तो वो क्या कर रहा है? सरफेस को टच कर रहा है, लेकिन किसमें? मोशन में।
इसीलिए हमने ऑन टू लगाया। और अपॉन होता है विदाउट टच, विदाउट टच। अब यहाँ पे सेंटेंस कह रहा है द कैट जम्प्ड अपॉन द टेबल। इसका मतलब ये हो गया कि भाई कैट तो इतनी कैपेबल थी कि टेबल को टच ही ना करे और एकदम इस पॉइंट से इस पॉइंट पर आ गई वो। शानदार कैट, है ना। और ऑन टू ये होता कि भाई कैट ने जंप तो किया बट उसने सरफेस टच करके वो इस जगह पे आई। सो ये था, बहुत इंपॉर्टेंट था ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, इसमें कंफ्यूजन बहुत होती है। ओके, अब हम एक समझते हैं, एक छोटी सी बात सुन लो। सबसे पहले तो अर्थ है, अर्थ का एक प्लैनेट है ऑब्वियसली। हम कहाँ रहते हैं? अर्थ, ये देखो कितनी अच्छी अर्थ बनाई है। हम कहाँ रहते हैं? क्या हम अर्थ के अंदर रहते हैं, यहाँ पे रहते हैं? नहीं, अर्थ के सरफेस पे रहते हैं। पता है ना ये बात? ये हम है, ठीक है। हम अर्थ के सरफेस पे ऐसे रहते हैं। तो अर्थ का सरफेस के लिए क्या लगाएंगे? बिलीव ऑन द अर्थ, ऑन। कोई भी प्लैनेट हो गया, प्लैनेट के लिए ऑन का यूज करते हैं। किसके लिए? प्लैनेट के लिए। प्लैनेट्स कोई भी हो गया, सन हो गया इवन, ठीक है। लेकिन जैसे स्पेस है, स्पेस के लिए हम इन का यूज करते हैं, इन द स्पेस, क्योंकि स्पेस एक एरिया इनक्लोज कर लेता है, उसके अंदर प्लैनेट्स आ जाते हैं। क्लियर है? चलिए अब एक दूसरा प्रीपोजिशन स्टार्ट करते हैं अपनी, दैट इज अबव और ओवर। इन दोनों में अंतर समझना है, अबव और ओवर। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। मुझे लगता है प्रीपोजिशन ना सारी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वो बस थोड़ी सी ना ये रिक्वायरमेंट हो जाती है, एग्जाम टू एग्जाम वेरी करती है चीज़ें, कि भाई अगर आप DSSB का एग्जाम दे रहे हो तो उसमें अबव आता है, ओवर आता है, बिसाइड बिसाइड्स नहीं आता है, कई चीज़ें हो जाती है। लेकिन SSC में पूछ लेते हैं उसको, तो अपना ना अच्छे से पढ़ लो, एक बार पढ़ लो। सो अबव और ओवर, इनमें डिफरेंस समझते हैं। अबव में कोई भी मूवमेंट नहीं होती है, नो मूवमेंट, सबसे पहली चीज़। और इट्स लाइक जस्ट अबव, एक हायर लेवल जो होता है ना, अपर लेवल जिसको हम बोल सकते हैं। कोई चीज़ आपके ऊपर है तो वो अबव है, लेकिन वो मूवमेंट में नहीं है। और ओवर में क्या होता है? यहाँ से यहाँ ऐसे मूवमेंट में होती हुई जा रही है। इसमें मूवमेंट होती है, इसमें मूवमेंट होती है, इसमें मोशन होता है। और अच्छा, एक और चीज़ के लिए ओवर यूज़ किया जाता है, कवर करने के लिए। जब आप किसी दूसरी थिंग से किसी दूसरी थिंग को कवर कर रहे हो, ठीक है, तब हम ओवर का यूज़ करते हैं। 2 केस तो मैंने बता दिया कि अगर मूवमेंट हो रही है तो ओवर आएगा, अगर कवर हो रहा है कुछ तो ओवर आएगा। एक और चीज़ होती है, दैट इज़ डायरेक्शन। तो ओवर और अबव में डायरेक्शन मैटर करती है, बिल्कुल करती है भाई। डायरेक्शन कैसे? कि अगर कोई चीज़ बिल्कुल आपके ऊपर है, मान लो आप यहाँ पे बैठे हुए हो, ठीक है, और जो फैन है वो बिल्कुल आपके ऊपर है, ठीक है। तो जब कोई डायरेक्शन एकदम एग्जैक्ट अबव योर हेड होती है ना, बिल्कुल आपके ऊपर, तो हम ओवर लगाते हैं। और इसमें डायरेक्शन मैटर नहीं करती, डायरेक्शन लेस बोल लो इसको। फॉर एग्जाम्पल स्टार्स है, स्टार्स अबव। अब स्टार्स ऐसा तो नहीं है ना बिल्कुल आप यहाँ बैठे हो बिल्कुल आपके ऊपर ही है स्टार्स, ऐसा कुछ नहीं होता है ना। स्टार्स तो कितने सारे और कहीं कहीं हैं, लेकिन हाँ वो वैसे आपके ऊपर है, लेकिन एग्जैक्ट आपके हेड के ऊपर नहीं है ना। तो उस केस में हम अबव लगाएंगे। ये छोटा सा डिफरेंस था, इसको ना एग्जाम्पल से समझेंगे बिकॉज ये बहुत कंफ्यूजिंग लगता है बच्चों को। कैन यू रेज योर हैंड्स अबव योर हेड फॉर मी प्लीज? आपको अपना हाथ उठाना है सिर के ऊपर। तो इसमें क्या हो रहा है? अपर लेवल हो रहा है, हायर लेवल हो रहा है। इसमें कोई चीज मोशन में तो नहीं जा रही है ना, बस आपने हाथ उठाया। वो हाथ कहाँ पर है अब आपका? अपर लेवल पे, हायर पे। दैट्स वाई इसमें क्या आ जाएगा? अबव आ जाएगा। नेक्स्ट देखो, शी पुट अ स्कार्फ ओवर हर नेक। अब ये कौन सा केस है? ये कवरिंग वाला केस है, कवर्ड। जो मैंने आपको बताया कि ओवर 3 चीज में यूज किया जाता है। एक तो डायरेक्शन, एग्जैक्ट अबव योर हेड समथिंग। दूसरी चीज, अगर आपको कोई चीज किसी चीज से कवर करनी है तो हम ओवर का यूज करते हो। तीसरी चीज, जब कोई चीज मोशन में ऊपर से जाती है, मोशन जैसे कि एरोप्लेन वगैरह, ठीक है। तो ये 3 चीजें आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है। और एग्जाम्पल समझते हैं। द डॉग जंप ओवर द फेंस, फेंस से जंप कर गया वो, ठीक है। अब डॉग जंप करेगा तो ऑब्वियसली मोशन में होगी ये चीजें। ये मोशन का एग्जाम्पल था कि हाँ ठीक है वो मोशन में मूव कर गया, दैट्स वाई इसमें ओवर आया। द क्लाउड मूव्ड ओवर द सिटी, जो क्लाउड्स है वो मूव कर रहे हैं। अब मूवमेंट हो रही है यानी कि मोशन है, मोशन के लिए क्या लगाएंगे हम? ओवर लगाएंगे। अगर क्लाउड बस होते
आपके सिर के ऊपर, घर के ऊपर, जो भी है, लेकिन मूवमेंट नहीं होती तो हम अबव लगा देते हैं, लेकिन अब क्या आएगा, ओवर आएगा। द एरोप्लेन इज फ्लाइंग अबव द क्लाउड्स। अब जो एरोप्लेन कहाँ उड़ रहा है, वो बादलों के ऊपर उड़ रहा है। बादल, इसमें बादल की मूवमेंट की बात हुई है, नहीं हुई है, ये अलग कॉन्टेक्स्ट में सेंटेंस बोला गया है। इसमें सिर्फ इतनी बात हुई है कि बादलों से के जो ऊपर है वो क्या उड़ रहा है, एरोप्लेन उड़ रहा है। एरोप्लेन की मूवमेंट हो रही है, लेकिन जिसके लिए हमें अबव लगाना है, जिसके लिए हमें ओवर या अबव लगाना है, जिसके लिए प्रीपोजिशन लगानी है, वो तो क्लाउड्स है, और क्लाउड्स एकदम मोशनलेस है। यहाँ पे इन्होंने कोई भी डिस्क्रिप्शन नहीं दिया कि उसमें मूवमेंट हो रही है, दैट्स वाई इसमें अबव द क्लाउड्स आएगा। ओके, अब हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं जिनमें आपको बहुत कंफ्यूजन होती है, करके समझते हैं। सबसे पहले है एंग्री। अब ये बता दो कि एंग्री के साथ में विद आता है या एट आता है? दोनों आते हैं, सुने तो आपने भी दोनों होंगे। आई एम एंग्री विद यू, है ना, और एंग्री एट, इनमें क्या अंतर है? देखो, विद होता है जब आप किसी पर्सन से नाराज होते हो, नाराज नहीं है, गुस्सा है, तो सॉरी, जब आप किसी इंसान पे गुस्सा होते हो, ठीक है, किसी से गुस्सा होते हो, तो एंग्री विद आता है। लेकिन आप किसी मैटर पर, किसी मुद्दे पर, किसी चीज़ पर, किसी थिंग पर आप गुस्सा हो, और यू कैन से नॉन लिविंग, तो के पर की जहाँ सेंस आती है वहाँ आता है एट, ठीक है। और एक होता है फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट होता है डिस्पाइट। ये मैंने आपको पहले ही पढ़ा रखा है, डिस्पाइट और इंस्पाइट ऑफ, और इससे बहुत ज़्यादा एरर्स पूछे जाते हैं। भाई डिस्पाइट और इंस्पाइट का मतलब एक ही है, लेकिन डिस्पाइट के साथ में ऑफ नहीं आता, बिकॉज ये अपने अंदर ही ऑफ रखता है, ठीक है। इंस्पाइट के साथ में ऑफ लगाना मैंडेटरी होता है, और आपको इससे बहुत ज़्यादा एरर, फिलर्स, ये सब मिल सकते हैं, तो इसको ध्यान से देख लेना। ओके, इससे अगला है डील। डील करना, किसी इंसान से अगर आप डील कर रहे हो, डील विद, या फिर किसी प्रॉब्लम से आप डील कर रहे हो, किसी मैटर से, मैटर पे डील कर रहे हो, तो आपका आता है डील विद। लेकिन डील इन, अब ये थोड़ा सा ना वाई भी आ रही होगी, डील इन यानी कि बिजनेस टाइप चीजें। जब आप किसी प्रोफेशन में, किसी बिजनेस में डील कर रहे होते हो, फॉर एग्जाम्पल ही इज डील इन टेक्सटाइल्स, डील इन टेक्सटाइल्स, तो भाई ये बिजनेस है ना, ये प्रोफेशन है। अब इसमें डील विद थोड़ी ना बोलोगे, डील विद तब होता है आई विल डील विद हिम, जब आप प्रॉब्लम में हो, डील विद दिस प्रॉब्लम, इस केस में, ठीक है। अब नेक्स्ट होता है आपका कंप्राइजेस और कंप्राइज ऑफ, इनमें क्या अंतर होता है? तो कंप्राइज और कंप्राइज ऑफ दोनों ही ठीक है। इसमें अगर कंप्राइजेस लिखा हुआ है तो इसके साथ में अगर आपको ऑफ मिलता है, जो कि मिलता है, एग्जामिनर कंफ्यूज करने के लिए देता है, तो यहाँ पे एरर हो जाएगा, ठीक है। ये दोनों सेम है, जैसे इंस्पाइट ऑफ और डिस्पाइट सिखाया है, वैसे ही कंप्राइजेस और कंप्राइज ऑफ है, ध्यान रखना। ओके, नेक्स्ट है कोप विद। अच्छा, मन करता होगा ना ऐसे बोल दे कोप, कोप अप विद, कोप अप नहीं होता है, कोप विद होता है, और कोप विद का मतलब होता है डील विद, किसी चीज़ से डील करना, किसी इंसान से डील करना, कोप। तो कोप अप विद नहीं होता है कुछ भी, ध्यान रखना। और एक होता है डिफर। डिफर के साथ में वी विल ऑलवेज यूज फ्रॉम, डिफर फ्रॉम, ही इज डिफर फ्रॉम मी, ठीक है। डिफर के साथ में क्या आएगा? हमेशा फ्रॉम आएगा। और एक और है थ्रो। थ्रो के साथ में कभी भी हमेशा इन आता है, कभी भी इनटू नहीं आता है, ध्यान रखना। इन आएगा, इनटू नहीं आएगा। थ्रो इनटू, थ्रो में ही फिर ये सुपरफ्लोस हो जाएगा। थ्रो का मतलब ही होता है फेंक देना, इनटू कैसे आ जाएगा? ये तो ऑलरेडी शो कर रहा है कि कोई चीज़ मोशन में ही थ्रो होगी, है ना। सो अब हम करते हैं कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस। एक सेकेंड, चलिए। देयर अपियर्स टू बी वेरी लिटल अंडरस्टैंडिंग अमंग द टू ब्रदर्स। ब्रदर्स कितने हैं? 2 है। 2 एंटिटीज के लिए अमंग आता है? बिल्कुल भी नहीं। क्या आता है? बिटवीन आता है। शी वॉज एंग्री ऑन मी, ठीक है, बिकॉज क्यों? आई हैड नॉट इन्वाइटेड हर टू द पार्टी। एंग्री ऑन मी सही लग रहा है ये? किसी इंसान से गुस्सा होना, अभी अभी पीछे पढ़ाया है ये। एंग्री विद किससे? पर्सन से। पर्सन के केस में क्या आता है? एक सेकेंड, एंग्री विद आता है, एंग्री विद मी। आई कैन नॉट डील फ्रॉम दोज अनरूली स्टूडेंट्स।
डील, डील के साथ में फ्रॉम आता है, डील के साथ दो ही चीज़ें बताई थी, डील इन और डील विद, ठीक है। डील इन का मतलब होता है प्रोफेशन, यहाँ पे प्रोफेशन की बात ही नहीं हो रही, बिजनेस की बात ही नहीं हो रही, किसी से डील करने की बात हो रही है, अनरूली स्टूडेंट से डील करने की बात हो रही है। दैट्स वाई इसमें क्या आ जाएगा, डील विद आ जाएगा। ओके चलिए नेक्स्ट, डिस्पाइट ऑफ, अब ये भी बताया कि डिस्पाइट ऑफ कुछ नहीं होता है, हाँ इंस्पाइट के साथ में अगर ऑफ नहीं दिया होता तो दिक्कत होती, डिस्पाइट सिंगल रहता है और इंस्पाइट ऑफ हो जाता है, इनका मतलब सेम होता है। डिस्पाइट ऑफ वर्किंग हार्ड ही फेल्ड, इतनी मेहनत करने के बाद भी वो फेल हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट है अशोक मैरिड विद रेखा लास्ट मंथ, मैरिड बताया ट्रांजिटिव वर्ब है, इसके साथ में कुछ नहीं आता ऐसे। द अर्थ्स एटमोस्फेयर कंप्राइजेज ऑफ 3 लेयर्स, आगे ना वही क्वेश्चन, कंप्राइजेज, कंप्राइजेज के साथ में ऑफ बताया था नहीं ना, तो क्या हो जाएगा, एरर हो जाएगा यहाँ पे, ऑफ नहीं होगा, अगर ऑफ रखना था तो यहाँ पे प्लूरल नहीं बनाना था, ऐसे कंप्राइज ऑफ। नेक्स्ट देखो, इट शुड बी ऑब्वियस टू यू दैट इफ यू परसिस्ट बोदरिंग हिम ही विल गेट एंग्री विद यू, किसी इंसान से गुस्सा होना विद बिल्कुल ठीक है, इसमें हो जाएगा नो एरर। आई सर्टेनली डिफर विद यू, डिफर के साथ में विद आता है, बिल्कुल भी नहीं, डिफर के साथ में हमेशा क्या आता है, फ्रॉम आता है, ठीक है। ही थ्रीव द बकेट इनटू द रिवर, ओके। अब देखो थ्रीव, थ्रो, थ्रो के साथ में इनटू आता है, नहीं आता है, क्या बताया था, इन आएगा, क्या आएगा, इन आएगा। एंड रिटर्न होम विदाउट एनी वाटर, that's it. And that's bring us to the end of this power packed class. Before we end, I just want you to take a moment to feel grateful and repeat with me, thank you God for guiding me, supporting me and sending me more than I pray for at the right time. Okay then, see you in the next class. तब तक अच्छे से पढ़ाई करते रहिए, अच्छे से रिवीजन कीजिए। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। कमेंट करके बताना सेशन कैसा लगा और नेक्स्ट वीडियो आपको किस पे चाहिए वो भी मेंशन कर देना। एंड हिट द लाइक बटन इफ यू लाइक द वीडियो। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।